हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरुण यादव एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सब स्टडी करेंगे फिजिक्स के एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपका यूपीसीटी लीट 2022 या आईपीयू लीट 2022 या फ्यूचर लीट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का सेशन। तो जो भी स्टूडेंट लीट 2022 या फ्यूचर लीट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और इस वीडियो में मैं जितने भी टाइप्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको मैं सेलेक्ट किया हूँ, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी लिया हूँ। और ये फ्रेंड्स, जो भी आज के सेशन में के माध्यम से हम सब स्टडी करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस का, वो भी बेसिक तरीके से होने वाले हैं, ठीक ना। बेसिक क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि सेशन को बिना स्किप किए हुए शुरू से एंड तक देखना है। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आप भी लीट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ, ठीक ना। मैं इस बार बहुत ही अच्छे ढंग से लीट एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ। तो अगर आपको लीट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस चैनल पर अभी तक मैकेनिक्स, साथ में वर्कशॉप हो गया, फिर मैथ हो गया, फिर अभी पीसीएम चल रहा है, ठीक ना। पूरा यहाँ पे तैयारी करवाया जा रहा है। तो अगर आपको लीट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। और चलिए आज का सेशन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, ठीक ना। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क मतलब क्या होता है? कार्य। कार्य का हमको क्या करना है? तो एसआई यूनिट बताना है। तो कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है, या अर्ग होता है, या ग्राम सेंटीमीटर होता है, या वाट होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कार्य की यहाँ पे एसआई यूनिट क्या होती है। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है हमारा, ये पहले देख लेते हैं। डब्ल्यू बराबर हमारा होता है एफ इंटू डी। क्या होता है हमारा? एफ इंटू डी। अभी मैंने पूरा चीज़ बताऊँगा कि तो एफ यहाँ पे यूनिट क्या होता है। तो एफ की यूनिट होता है यहाँ पे न्यूटन, और डी मतलब कि दूरी की यूनिट क्या होती है, या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? तो हमारा मीटर। तो न्यूटन मीटर क्या हो जाएगी यूनिट? तो न्यूटन मीटर। और ये हमारा जो वर्क की जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर निकल के आती है। और इसी न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं? तो जूल बोलते हैं। एसआई यूनिट के माध्यम से हम क्या बोलते हैं? इससे जूल बोलते हैं। अब एक और यहाँ पे फार्मूला समझिए। जब भी आप कोई भी कार्य किसी भी एंगल पे करेंगे तो वहाँ पे वर्क का जो भी आपका फार्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। वो क्या होता है वहाँ पे, अगर आप किसी भी एंगल पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो वर्क होगा, वर्क बराबर हो जाएगा एफ इंटू डी कास थीटा। क्या हो जाता है? कास थीटा। अभी इसका यूज मैं बताऊंगा और इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक ना। अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा और साथ में इसी सेशन के माध्यम से, इसी वीडियो के माध्यम से 3-4 मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ जो लीट के पेपर में पूछा गया है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। मैं कहाँ पे कौन सा टॉपिक बताऊंगा इसको आपको ध्यान में देखना, सुनना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए, तो W बराबर एफ इंटू डी कास थीटा हो जाता है। जब भी कोई भी कार्य एंगल पे करते हैं तो वहाँ पे कास थीटा ऐड हो जाता है। ऐसे सिंपली आप W बराबर एफ इंटू डी ही रखेंगे। और एफ इंटू डी का यूनिट क्या होता है यहाँ पे अगर निकालेंगे तो न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही आप क्या बोलते हैं? तो जूल बोलते हैं। समझ में आ गया पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए, अब हम अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि अगला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे क्या बताया जा रहा है। इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक ना। इसको आपको क्या करना है? ध्यान से समझना है। देखिए, एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है ये आपको बताना है। ये कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे एक जूल जो होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। कितने अर्ग के बराबर होता है? तो 10⁻, यहाँ पे 7 अर्ग के बराबर होता है। 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। और 7 अर्ग, अर्ग किसका मात्रक है? तो कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग, ठीक ना। कार्य का सीजीएस मात्रक होता है। वर्क का आप बोल सकते हैं मात्रक होता है अर्ग, जो कि 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है एक जूल। एक जूल कितने के बराबर होता है? आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 10⁻, यहाँ पे 7 अर्ग आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन लीट एग्जाम के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो आपको हर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे टच करवा दूंगा ताकि आपको लीट के पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फोर्स्ड? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है जो कार्य का बताएगा कि कार्य हो रहा है और फोर्स के
अवरुद्ध में कार्य हो रहा है, कि फोर्स के विरुद्ध में कार्य किया जा रहा है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि फोर्स के विरुद्ध कौन सा कार्य किया जा रहा है, ये आपको बताना है। गेटिंग अप विद द स्टेयर्स, गेटिंग डाउन विद द स्टेयर्स, वॉकिंग ऑन द फ्लैट ग्राउंड, ड्रॉपिंग एनी ऑब्जेक्ट डाउन फ्रॉम द टॉप, ठीक ना, ड्रॉपिंग एनी ऑब्जेक्ट डाउन फ्रॉम द टॉप। बताना है कि फोर्स के अगेंस्ट कौन सा एग्जांपल है जो कि वर्क का काम कर रही है, आपको बताना है। तो सबसे पहला नंबर एग्जांपल को देखिए कि गेटिंग अप विद स्टीयर। गेटिंग अप का मतलब कि अगर किसी भी आप सीढ़ी से जब ऊपर जाते हैं, स्टीयर से सीढ़ी से जब आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे हमारा फोर्स लगता हुआ नज़र आता है। गेटिंग अप, गेटिंग डाउन का कहने का मतलब कि अगर फ्री फॉल कोई भी बॉडी होती है तो वहाँ पे कोई काम नहीं होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है। और थीटा की वैल्यू जब भी जीरो हो जाएगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि W बराबर एफ इंटू डी कास थीटा, और कास थीटा यानी कि यहाँ पे जब जीरो हो जाएगा तो हमारा वर्क भी जीरो हो जाएगा, ठीक ना। वर्क हमारा क्या होगा, कास यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तब यहाँ पे हमारा वर्क एकदम जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे देखिए ड्रॉपिंग एनी ऑब्जेक्ट डाउन फ्रॉम द टॉप। अभी मैंने बता दिया कि ड्रॉपिंग और कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो वहाँ भी हमारा कार्य क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा। लेकिन हमको ये बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है जो कि कार्य को दर्शा रहा है फोर्स के विरुद्ध, तो गेटिंग अप द स्टेयर्स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। कोई भी क्वेश्चन हम डिटेल में ही डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है कि व्हाट हैपेंस टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इट इज टेकन टू हाई एल्टीट्यूड। आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे हाई, पोटेंशियल एनर्जी के पास कहाँ पे हाई एल्टीट्यूड होता है, ये आपको बताना है। तो जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। क्या होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज हो जाएगी जब भी हम वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड लेने की कोशिश करेंगे। तो हाई एल्टीट्यूड कंसीडर करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो होगी वो हमारी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई सिस्टम, यानी कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ये आपको बताना है। एनर्जी का मतलब, कहने का मतलब कि कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है, यानी कि हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं तो कार्य मिलता है, और कार्य से हमारी ऊर्जा को हम भी प्राप्त करते हैं, ठीक ना। तो एनर्जी जो होता है, एनर्जी तो ई बराबर होता है W। अभी मैंने बताया कि W की यूनिट क्या होती है, तो जूल होती है, ठीक ना। कि जूल की एसआई यूनिट मतलब कि वर्क की या एनर्जी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, तो हमारा जूल हो जाएगा। और ये जूल कहाँ से आया, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूरा डिटेल में समझा रखा है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में आपकी एनर्जी की यूनिट बताना है। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है हमारा, तो हमारा हो जाता है ये क्या होता है, तो अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग हो जाता है। सीजीएस सिस्टम में किसी भी कार्य का या एनर्जी की यूनिट आप बोलेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ एनर्जी। इसमें आपसे एनर्जी की डेफिनेशन पूछ रहा है कि एनर्जी क्या होती है, ये आपको बताना है। तो एनर्जी कहने का मतलब क्या होता है कि एनर्जी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, या इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। तो एनर्जी ऊर्जा क्या होती है, तो कार्य करने की क्षमता ही हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है। यानी कि इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। आप किसी भी कार्य की करने की योग्यता रखते हैं, क्षमता रखते हैं, तो ये माना जाता है कि आपके पास क्या है, तो एनर्जी है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज पावर, फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क देखिए W/T, और W/T को ही आप बोलते हैं P। और यहाँ पे P क्या है फ्रेंड्स, तो P यहाँ पे पावर है, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज नोन एज पावर, ठीक ना। पावर हम बोलते हैं, पावर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, और पावर की यूनिट क्या होती है ये आपको बताना है। तो पावर की यूनिट P बराबर W/T, और W/T की जो यूनिट होती है वो होती है वाट। क्या होती है, वाट होती है। क्या होती है, वाट होती है।
ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला क्या होती है। तो पोटेंशियल आप सभी लोग जानते हो कि जो भी हमारी एनर्जी होती है दो भाग में ब्रेक होती है। सबसे पहला पोटेंशियल एनर्जी और जो आपका फर्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है, mgh। और यहाँ पे देखिए m मास को दर्शाता है, h हाइट को दर्शाता है और g यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को दर्शाता है, ग्रेविटी को दर्शाता है। तो यहाँ पे g का यहाँ पे कम है तो इसको आप g भर दीजिए, ठीक ना। mgh हो जाएगा, यानी कि जो भी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा g, उसको हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक ना। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे रख देंगे। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए कि 1 हार्स पावर यानी कि 1 HP इज इक्वल टू वाट। 1 हार्स पावर को आप वाट में जब चेंज करते हैं तो ये बहुत ही फेमस मतलब कि क्वेश्चन है। आप सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि 1 हार्स पावर में यानी कि एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन का आप ध्यानपूर्वक समझिए। क्या बताया जा रहा है कि इफ़ अ पर्सन walk on horizontal road with a suitcase on his hand then the work done is zero। देखिए एक कोई व्यक्ति है जो हॉरिजॉन्टल रोड पे टहल रहा है, जा रहा है, ठीक ना, वॉकिंग कर रहा है और उसके हाथ में ये मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक ना, एक व्यक्ति है जिनके हाथ में ये एक सूटकेस रखा हुआ है, ठीक ना। और ये सूटकेस लेकर के बेचारे क्या कर रहे हैं, रोड पे टहल रहे हैं। तो रोड पे टहल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, कार्य शून्य किया जा रहा है, ठीक ना। कार्य शून्य कैसे होगा? जो ये व्यक्ति और रोड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और आप सभी जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू डी कास्ट थीटा। और आप जानते हैं कि कास्ट 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, तो जीरो हो जाता है। और कास्ट 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होने की वजह से ये पूरा वर्क आपका जीरो हो जाएगा। तो आप ये जो कथन किया बोला जा रहा है, ये कथन बिल्कुल ही सही है, ठीक ना। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वर्क डन। यानी कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है ये आपको बताना है। तो अभी मैंने बताया कि वर्क डन बराबर क्या होता है, F इंटू डी। वर्क डन बराबर क्या होता है, F इंटू डी। और F क्या है, फोर्स है, और D क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आप इस वाले फार्मूला को मैच करा लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले नंबर जो क्वेश्चन होगा देखिए ये आ गया आपका न्यूमेरिकल, ठीक ना। तो ऐसे ही टाइप के न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। एकदम बहुत ही इजी आता है। डिप्लोमा लेवल का पेपर आपसे पूछा जाता है। जो भी आप डिप्लोमा लेवल में पढ़े होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक ना, वही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी लीड के पेपर में। देखिए क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ठीक ना। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे समझिए, काइनेटिक एनर्जी का जो भी फार्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है फ्रेंड्स, हाफ mv²। और यहाँ पे समझिए कि हाफ m की वैल्यू क्या है, तो 200 ग्राम को ग्राम में छोड़ दीजिए ऐसे ही। और v की वेलोसिटी, v यानी वेलोसिटी का मान यहाँ पे दिया गया है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 50 सेंटीमीटर को ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना, स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये 200 है तो ये 100 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 ये हो गया 100 और ये हो गया 2500, ठीक ना। तो यहाँ पे समझिए 100 गुणे 2500 क्या कर देंगे, 100 इंटू 2500। और यहाँ पे देखिए इसको अगर आप पावर में चेंज करना चाहते हैं तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका 3 ले लीजिए और इसका 2 ले लीजिए, यहाँ पे 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। यानी कि 2.5 गुणे 10 की पावर 5। और इसको आप अर्ग में ले लीजिए। अर्ग में क्यों लेंगे अभी मैं बता रहा हूँ। अर्ग में क्यों लेंगे, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी दी गई है सेंटीमीटर पर सेकंड में, यानी कि सीजीएस में दी गई है सारी डिटेल्स। तो सीजीएस में दी गई है तो आप क्या करना है कि एनर्जी को भी सीजीएस फॉर्म में ही लिख देना है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी को आप देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में न्यूमेरिकल को हल करना है और आंसर को करेक्ट करके ही आना है, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पावर 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 यहाँ पे दी गई है, तो पावर का फार्मूला आपसे पूछ रहा है, तो P बराबर मैंने बताया P बराबर W/T होता है। P बराबर क्या होता है, W/T होता है। तो P बराबर W, और W यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन, और यहाँ पे टाइम। तो यहाँ पे देखिए P बराबर W/T देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक ना। ऐसे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अ मशीन डू ए वर्क ऑफ 100 जूल इन 20 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। कोई भी एक मशीन है जो 100 जूल का काम 20 सेकंड में समाप्त कर दे रही है, ठीक ना। तो उसका पावर, मशीन की क्षमता कितनी है ये आपको बताना है। तो P बराबर क्या होता है भाई, P बराबर W/T होता है। P बराबर W/T, और यहाँ पे वर्क की मैग्नीट्यूड दे रखा है 100 जूल, ठीक ना। वर्क का वैल्यू यहाँ पे 100 जूल, और यहाँ पे टाइम 20 सेकेंड, तो 20 पाँचे का 100, ठीक ना। तो 5 यहाँ पे आ गया, यानी कि 5 वाट, 5 वाट आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल विथ न्यूटन मीटर। बोला जा रहा है कि न्यूटन मीटर किसके बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए W बराबर F/D, W बराबर F/D, और F की यूनिट न्यूटन, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो न्यूटन मीटर किसके बराबर है, और यही जो होता है जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर ही जूल के बराबर होता है। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही अभी तक समझाते आ रहा हूँ, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्ग इज रिलेटेड टू, अर्ग जो होता है किसके बराबर होता है ये आपको बताना है, कि अर्ग इज रिलेटेड टू किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो जो भी अर्ग होता है डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है, या डाइन पर सेंटीमीटर के बराबर होता है, या डाइन सेकंड के बराबर होता है, या डाइन पर सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो जो हमारा अर्ग होता है डाइन सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है इसको ध्यानपूर्वक समझते हैं। न्यूमेरिकल है क्वेश्चन, ठीक ना। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझेंगे कि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट अमाउंट वर्क इज डन। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है आपका फोर्स का वैल्यू, फोर्स की वैल्यू दी गई है, साथ में डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे एंगल की भी वैल्यू दी गई है। एंगल यानी कि एंगल थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर लग रहा है। तो यहाँ पे वर्क जब निकालेंगे तो वर्क बराबर F/D, वर्क बराबर F/D तो होगा, साथ में यहाँ पे कास्ट 90 डिग्री लगाएंगे, कास्ट थीटा की वैल्यू 90, और यहाँ पे सभी लोग समझते हैं कि कास्ट 90 का वैल्यू 0 होता है। तो सो हमारा ये पूरा चीज़ टर्म से 0 हो जाएगा। जब ये पूरा चीज़ 0 हो जाएगा, टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारा वर्क का अमाउंट होगा वो 0 जूल के बराबर हो जाएगा, ठीक ना, 0 जूल के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल को हल करते हैं, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जूल पर सेकंड इज रिलेटेड टू। तो जूल पर सेकंड क्या होता है भाई, तो ये होता है वाट। जूल पर सेकंड ये कैसे होता है, तो P बराबर W/T, P बराबर W/T, और W का मात्रक जूल, और टाइम का मात्रक सेकंड। तो जूल पर सेकंड जो होगा आपका वाट के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है कि अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विथ सम काइनेटिक एनर्जी, what happened to its kinetic energy at the highest point or highest it reaches। देखिए अगर कोई भी आप एक पार्टिकल है या वस्तु है या आप चीज़ मान लीजिए कुछ भी है, ठीक ना, उसको क्या किया जा रहा है, अपवार्ड की डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है, ठीक ना। तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन जब किसी भी एक हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारी पूरा की पूरी ख़त्म हो जाएगी, और वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी आपके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। देखिए शुरू से जब होता है तो हमारे ये वेलोसिटी जब होता है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होती है, और यहाँ पे होती है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी घटेगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक ना। तो जैसे अब यहाँ पे टॉप पॉइंट पे चले जाएंगे तो हमारी जो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल का टोटल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे तो जो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है, देखिए फ्रेंड्स बहुत यहाँ पे मेहनत लगता है ऐसे कंटेंट लाने में, तो कृपया करके इस सेशन को शेयर करना अपने दोस्तों में, ठीक ना। चलिए
क्या बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है। मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, अभी मैंने करवाया यहाँ पे, वहाँ पे g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक ना, और m क्या है, मास है, और h क्या है, हाइट है, कितने डिस्टेंस पे आपकी एनर्जी लग रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², ठीक ना। बहुत ही आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही हार्ड पेपर नहीं बनता है। आपको आईएएस का पेपर नहीं देने जाना है, ठीक ना, लीड का ही पेपर बनता है। चलिए, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाईएस्ट इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स सेम, द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये आपको बताना है, जब कोई बॉडी फ्री फॉल किसी भी ऊंचाई से गिरती है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी उसकी सेम होती है। मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब ये है, मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब ये है कि उसका जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा और प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा सेम होगा हर कंडीशन में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और यही सही बात है कि अगर आप किसी भी ऊंचाई से कोई भी बॉडी गिरती है तो उसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का योगफल जो होता है, एडिशन होता है, वो सेम होता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उतना ही बढ़ेगी जितना पोटेंशियल एनर्जी घटती है, ठीक ना। तो दोनों का योगफल हमेशा क्या होता है, तो सेम ही होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए और इस लेक्चर पे कमेंट करिए। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है कमेंट करके बताइए, मैं उसका डिटेल में और बताऊँगा, ठीक ना, कमेंट के माध्यम से या अलग से वीडियो बना दूँगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, ताकि बच्चे बहुत से कमेंट करते हैं कि सर इसका भी कंप्यूटर पढ़ा दीजिए, बायोलॉजी पढ़ा दीजिए, और साथ में भी जीके जी के लिए बच्चे परेशान हैं, ठीक ना, आईपीयू लीट वाले। तो सेशन को शेयर करिए ताकि व्यू जाए, तब भी हमारा मनोबल को बढ़ाइए, ठीक ना, तभी मैं अच्छे से अच्छे काम कर पाऊँगा, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।